वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हाइपर कंजुगेशन का डिस्कशन शुरू किए थे, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन को हमने क्या डिफाइन किया था? इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एल्किल ग्रुप इन एन sp3 sp2 कार्बन सिस्टम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई हाइपर कंजुगेशन को हम लोग एल्कीन में स्टडी करते हैं, कार्बोकैटायन में, और ठीक है फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग टॉपिक में इंट्रोड्यूस किए थे अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन और एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उस आधार पे हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या डिफाइन किया था? अल्फा कार्बन से अटैच जो भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी किया था, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड्स। तो उस क्वेश्चन से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि भाई अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन समझने के लिए हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ हम लोग पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हाइपर कंजुगेशन की बात करते रहेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अच्छा, ये भी लिखवाया था, इट इज परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, हाइपर कंजुगेशन explains the stability of alkene, carbocation and free radical. हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए हाइपर कंजुगेशन तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन और इसमें याद कर सकते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more is the number of alpha hydrogen, more will be stability of alkene, carbocation and free radical. अच्छा, हाइपर कंजुगेशन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास कंक्लूजन यही बचेगा कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल, उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल, उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग के लिए। एट द एंड ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी कंक्लूजन आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास ऐसा सिस्टम है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इससे ये क्या अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए? 3 हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें एक स्पेशल फिनोमिनन क्या होगा उसको अगर समझा जाए तो अगर अल्फा हाइड्रोजन को इस प्रकार से हम बनाएं, CH। अच्छा, पहला पॉइंट ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हाइपर कंजुगेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां होने क्या जा रहा है? यहां जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ध्यान समझिएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? इट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आ रही बात? तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? हाइपर कंजुगेशन में। वो कैसे होगा इसको समझा जाए।
इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस टाइप से डीलोकलाइजेशन में पार्ट लेगा और ये इस टाइप से जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बना रहा है, ठीक है। तो आप इसको इमेजिन आसानी से करने के लिए आप इसको सिंपली क्या मानिए कि ये H+ के रूप में टूट गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ये H+ के रूप में टूटा है, यहाँ कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल रेजोनेंस कराते थे वैसे रेजोनेंस करा दिए। तो हमने रिप्रेजेंट इसको कैसे किया, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका H+, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो गया आपका CH2-। ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। फिर से समझने की कोशिश करिए, हमने क्या किया, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसी का डीलोकलाइजेशन क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। जैसे रेजोनेंस में किसका डीलोकलाइजेशन कराते थे हम, लोन पेयर का, पाई बॉन्ड का, समझ में आ रही बात, ठीक है। निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका डीलोकलाइजेशन करा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ इसको H+ के रूप में लिख दें और यहाँ जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको आप डीलोकलाइज करा दीजिए, जैसे आप रेजोनेंस कराते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, इस कंडीशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं दिखता है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो आपने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज किया, वही कंडीशन यहाँ हो सकती है, वही कंडीशन यहाँ हो सकती है, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात है। यानी इसका मतलब हम और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। ये आपका H+ हो गया, डबल बॉन्ड CH, CH2-, ये एक और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। और देखा जाए तो आप यानी जितने हाइड्रोजन हैं बारी बारी से सभी से आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बारी बारी से हमने डीलोकलाइज कराया, ठीक है। तो ये दीज आर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रही बात। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस हाइपर कंजुगेशन से हुआ क्या, जैसे हाइपर कंजुगेशन से ये एल्कीन स्टेबलाइज कैसे हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हाइपर कंजुगेशन से एल्कीन स्टेबलाइज कैसे हुआ, तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए। हमने रेजोनेंस में भी ये कंसेप्ट आपको दिया था कि कभी भी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, ये सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। डीलोकलाइजेशन हमेशा ही स्टेबिलिटी का कारण होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड क्या हो गया, इधर मूव कर गया। समझ में आ रही बात। तो डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल दी, इसका मतलब पाई बॉन्ड कैरेक्टर पूरे मॉलिक्यूल में फैल गया। पाई बॉन्ड यहाँ भी था, पाई बॉन्ड यहाँ भी हो गया। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर पूरे मॉलिक्यूल में फैलने से तो पाई बॉन्ड का क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। या यूँ कहें कि यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, पाई बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल डीलोकलाइजेशन से क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई। फिर से समझिएगा, हाइपर कंजुगेशन से कैसे स्टेबिलिटी आई, हाइपर कंजुगेशन से पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली और डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। ये रेजोनेंस का कांसेप्ट हमने पहले भी समझा था। अच्छा, जितने ज्यादा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और हमने आपको पहले ही बताया था रेजोनेंस में कि जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उसी प्रकार से जितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, यहां जरा देखा जाए, कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने इन्वॉल्विंग द CH बॉन्ड, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। इस एग्जांपल की अगर बात करें, थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड involving the CH bond involving the CH bond of alkyl group, इन्वॉल्विंग द CH बॉन्ड ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़े समय के लिए कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस टाइप से रेजोनेंस में या हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये डीलोकलाइज कराता है।
इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सिस्टम में H+ के रूप में कुछ मिलने जा रहा है, ठीक है। जैसे ऐसा एल्कीन है हमारे सोल्यूशन में और हमको वहाँ H+ मिल रहा है, नहीं, H+ नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इस कंडीशन में हम थोड़े समय के लिए यहाँ बॉन्ड नहीं बनाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े समय के लिए डिलोकलाइज कराते हैं, ठीक है। यहाँ से H+ मिलने का कोई कंसेप्ट नहीं होता, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो फिर से हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे आई, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, अपनी पोजीशन बदल दिया, इससे स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा, आगे चल के अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन करेंगे। तो इस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में आपको एक खास बात क्या दिख रही है कि पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे फिर से समझिए, जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में यहाँ सीधे सीधे डबल बॉन्ड था और यहाँ क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ में यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ये नहीं शो करेगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, कैसे आएगा, उसको क्वेश्चन करके समझा जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से रेजोनेंस में जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए उतना बढ़िया है, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन में भी जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाए उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लिया जाए यहाँ कि जैसे यहाँ डिलोकलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हमने बोला सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन है, ठीक है। तो उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यही आपका क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करें, यहां आपका क्या है, CH। अब यहां एक दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी एग्जैक्ट हम लोग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नहीं जाएंगे, बस एक चीज यहां याद कर लीजिए, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिलोकलाइज होने जा रहा है। इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये डिलोकलाइजेशन जो होता है यहां पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, समझ में आ रही बात। तो इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिलोकलाइज करता है किसमें, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द CH बॉन्ड डिलोकलाइजेस इनटू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द एल्कीन, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया ITS क्वेश्चन है। तो सिग्मा पाई स्टार इसको ओवरलैप कहा जाता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द CH इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज in overlap with the, या it is delocalized in the pi star anti bonding molecular orbital of the alkene, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ये तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर हो गई। दिस इज सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप, पाई स्टार समझ रहे ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब फिर से अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या ऐसे किया जाए, यहां हमने CH3 बना दिया, यहां CH3, यहां आपका डबल बॉन्ड CH2। तो क्या इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये आपका एल्कीन हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम यहां दिखाने की कोशिश करें, तो यहां आपका क्या है, यहां आपका CH, इसको मान लीजिए हम H2 कर दे, यहां आपका CH3 हो गया और डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ध्यान से देखिए, हम इसका जो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसी को क्या करेंगे, डिलोकलाइज करेंगे, ठीक है। तो दिखाने का तरीका क्या हो गया कि यहाँ हमने H+ लिख दिया और ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उसको हम डिलोकलाइज करा देंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, जैसे रेजोनेंस में डिलोकलाइज कराते थे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर ऊपर के हाइड्रोजन से बन जाएंगे, 1 2 3, और फिर उसके बाद यहाँ जो 3 हाइड्रोजन है उनसे भी 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यानी टोटल कितने बन जाएंगे, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे।
और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सिक्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना, ऊपर से भी 3 बन जाएगा और नीचे से भी 3 बन जाएगा। ठीक है, तो वो इश्यू नहीं है अब। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक्चुअल में ये डीलोकलाइजेशन क्या है, किसका है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने समझ लिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट अगर पढ़ा, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, तो इसमें सबसे मजबूत इफेक्ट जो होता है वो आपका होता है रेजोनेंस। उसके बाद नंबर आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरह दिखता तो है, लेकिन रेजोनेंस की तुलना में काफी कमजोर इफेक्ट होता है। ठीक है, काफी कमजोर होता है रेजोनेंस की तुलना में। और सबसे कमजोर इफेक्ट जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसके एप्लीकेशन बहुत है, धीरे धीरे इसको अप्लाई करते रहेंगे। सबसे मजबूत इफेक्ट आपका कौन सा होता है, रेजोनेंस, उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों ऐसा होता है, वाई रेजोनेंस इज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट इन कंपैरिजन टू हाइपर कंजुगेशन, या हाइपर कंजुगेशन इतना मजबूत इफेक्ट क्यों नहीं है, इसको अगर समझा जाए तो इसमें सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये आता है कि जैसे हाइपर कंजुगेशन में आप बेसिकली करते क्या है, फिर से अगर देखा जाए CH डबल बॉन्ड CH2, आप इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन करा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डीलोकलाइजेशन करा रहे हैं। जबकि रेजोनेंस में आप क्या कराते हैं, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन कराते हैं। और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। समझ में आ रही बात? तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, तो या लोन पेयर की भी बात करें तो लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन आप किसमें कराते हैं, रेजोनेंस में कराते हैं, जो कि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर भी क्या होता है, सिंगल एटम के कंट्रोल में रहता है, तो इसलिए वो क्या होता है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको माना जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड लोन पेयर्स आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई बॉन्ड क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड तो साइडवेज ओवरलैप से बनता है ना, तो कमजोर बॉन्ड होता ही है। ठीक है, तो दे इजिली अंडरगो डीलोकलाइजेशन। जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ये टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ये मजबूत बॉन्ड है ना, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है। मजबूत बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दो एटम के बीच क्या है, टाइटली हेल्ड है, हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। समझ में आ रही बात? तो इसका डीलोकलाइजेशन जितनी आसानी से आप दिखा रहे हैं उतना इफेक्टिव ये होता नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन कराने के लिए तो हमने आराम से दिखा दिया, लेकिन उतना ये इफेक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए कि रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइडवेज ओवरलैप होता है, इसलिए वो क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है, आसानी से डीलोकलाइज कर सकते हैं, आसानी से बॉन्ड तोड़ के उसको डीलोकलाइजेशन का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर। ठीक है, सो इट इज इफेक्टिव in comparison to hyperconjugation.
where we delocalize the tightly held sigma electron cloud in comparison to hyperconjugation where we delocalize the tightly held sigma electron cloud which is less effective, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो हम लोग खूब बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर खूब जो बनाते हैं, लेकिन उसमें बेसिक डिफेक्ट क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना आसानी से डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट हमेशा याद रखिए, रेजोनेंस इज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट इन कंपैरिजन टू हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल होते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्शियल पोलराइजेशन है। समझ में आ रही बात। ये रेजोनेंस टाइप का इफेक्ट, जैसे हाइपर कंजुगेशन भी क्या है, एक पूरा डिलोकलाइजेशन है, पूरा डिलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस की तरह आप डिलोकलाइज करा रहे हैं, ठीक है, भले ही इससे कम इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी इंडक्टिव से क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इंडक्टिव में सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत तेजी से इफेक्ट घट भी जाता है, तो सबसे कमजोर इफेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। इस पॉइंट पे जरा क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करिए। अच्छा, काफी आसान है, आप सीधे अल्फा हाइड्रोजन की बात करिए। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0, इसमें 3 हो गया, इसमें क्या हो गया, 6 हो गया, इसमें आपका 3 3 6 3 9 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आप ओपन करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3, और यहाँ क्या हो गया, CH3। इसको आइसोब्यूटिलीन भी बोला जाता है, IUPAC में हमने आपको बताया होगा आइसोब्यूटिलीन। तो उसी प्रकार से इसको भी ओपन कर ले जाएंगे। इसको लास्ट वाले को अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो लास्ट वाले में आपको अल्फा कार्बन समझ में आ रहा है, ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका एल्कीन का सिस्टम हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन। समझ में आ रही बात, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल आपका E हो गया, D हो गया,
उसके बाद सी, बी हो गया, उसके बाद ए हो गया। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको मिलेगा आगे चल के, ठीक है। तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एक लाइन से इसको सवाल को किया जाएगा। चलिए यहाँ बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा, क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। क्वेश्चन में आप सबको सिंपली क्या है, एल्कीन है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन की बात करिए, और उसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरह का इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करिए, 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ देखा जाए 3 3 6 7 8 9 10। मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखा जाए 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 1 3 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो सीधे सीधे अल्फा हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी सबसे स्टेबल आपका बी हो गया, उसके बाद आपका सी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद आपका डी हो गया। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आगे चल के आएगा। आगे चल के हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। थर्ड देखा जाए, देखा जाए थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए इसमें। 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, कैसे स्टेबिलिटी की बात की जाए एक बार सोच लीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम लोग को ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आपको अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहां क्या इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है? ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? नहीं। ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, और ना तो ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। बीच में देखिए डबल बॉन्ड, ठीक है, और बीच में ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया है, ठीक है। ऐसे भी समझा जाता है इसको, डबल बॉन्ड के एक अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं इस डबल बॉन्ड के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया है, तो अब यहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं,
यहाँ कंजुगेशन सीधे सीधे दिख रहा है और यहाँ भी कंजुगेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब C और D में रेजोनेंस है। C एंड D आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन, ठीक है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन इन दोनों से क्या होंगी, ज़्यादा स्टेबल होंगे। जिसमें रेजोनेंस नहीं है उससे क्या होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जब रेजोनेंस नहीं है तो ये किस फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसमें आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन है तो आपका क्या हो जा रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये भी अल्फा कार्बन हो गया, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 2 2 4 4 3 7। तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आ रही बात। हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं H+ के रूप में, थोड़ा नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कराया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। तो इधर से भी स्ट्रक्चर इसके लिए, इधर से भी स्ट्रक्चर इसके लिए सेम, इधर से स्ट्रक्चर इसके लिए, इधर से इसके लिए स्ट्रक्चर, ये इसके लिए हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ढेर सारे हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, ठीक है, बन जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो लेकिन सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखा जाए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन सीधे सीधे काउंट किया जाए, रेजोनेंस तो है नहीं, तो 2 और 1 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, या 3 अल्फा हाइड्रोजन है और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन कहाँ ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। यहां देखा जाए, यहां आपका रेजोनेंस है प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। रेजोनेंस के अलावा भी कुछ है। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अलग बनाइएगा, फिर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अलग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उसके बनाइएगा, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। जैसे यहाँ रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्लस माइनस कर दीजिए या माइनस प्लस कर दीजिए, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, तब इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करिए, बगल में क्या है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है, बगल में क्या है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, उससे हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें हमको 2 1 3 दिख रहा है। तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, ऐसे समझिए, रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग बनेंगे, वो आपको बनाने आता है, और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आता है, ठीक है। यहाँ देखा जाए, यहाँ आपका रेजोनेंस है प्लस आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है, तो 2 2 4 और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आएगी एल्कीन में और हाइपर कंजुगेशन से भी आएगी, ठीक। तो सबसे स्टेबल सिस्टम कौन दिख रहा है, तो D और C जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू A एंड B, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन D और C को कंपेयर करना है तो D और C में रेजोनेंस कॉमन फैक्टर हो गया, और रेजोनेंस कॉमन फैक्टर है तो हाइपर कंजुगेशन में ऊपर आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, D आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद आपका C हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। कैसे डिसाइड किया, इसमें आपका रेजोनेंस है और इसमें सिर्फ क्या है, ओनली हाइपर कंजुगेशन, ओनली हाइपर कंजुगेशन। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो हाइपर कंजुगेशन। इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट किया, तो रेजोनेंस के अलावा हाइपर कंजुगेशन भी है इनमें, तो हाइपर कंजुगेशन में डिफरेंशिएट करना है तो अल्फा हाइड्रोजन से क्या, अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन 3, ए में क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 7 हो गया और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, मुश्किल सवाल ये नहीं है, लेकिन फिर से एक बार हम इसका बेसिस आपको बताने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप, अभी हमने आपको स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट इसीलिए बताया था कि कहीं अगर रेजोनेंस दिख रहा है तो रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, वो स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट का मतलब था, ठीक है। तो एल्कीन 2 फैक्टर से स्टेबलाइज हो सकता है, अगर उसमें कंजुगेशन है तब पर भी स्टेबिलिटी आएगी, और हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज करता है एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी के 2 फैक्टर्स डिस्कस किए। अब यहाँ क्या है, इस एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं लेकिन कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, और हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन 7, और हाइपर कंजुगेशन को समझने का तरीका क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीका क्या हो गया, सीधे सीधे आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। तो अल्फा हाइड्रोजन 7
नो रेजोनेंस विद अल्फा हाइड्रोजन 3 यानी ओनली हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज होगा। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड ओनली बाय हाइपर कंजुगेशन एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स हैव रेजोनेंस इन देम बिकॉज दे आर इन कंजुगेशन। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है। अब C और D को कंपैरिजन करना है, तो C और D क्या हो गए, ऊपर हो गए किससे, हाइपर कंजुगेशन से, स्टेबलाइज्ड एल्कीन से। लेकिन C और D में अगर बात किया जाए तो C और D में हाइपर कंजुगेशन भी है, एडिशनल बेनिफिट भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और साथ साथ हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो रेजोनेंस जब कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में, तब हम लोग हाइपर कंजुगेशन के एक्सटेंट से स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है, आपस में इन दोनों में। तो आपने कहा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 7 है, डी में अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, तो ये ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो गया। समझ में आ रही बात। तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, ओनली हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपको समझने के लिए। और देखा जाए क्वेश्चन वही चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, बताइए। देखा जाए, अच्छा कभी भी ये सर्किल रिप्रेजेंट करे तो हम हमेशा कहेंगे आपसे कि आप इसको क्या करिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। कभी भी जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, आराम से करिए क्वेश्चन को। इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया। अच्छा यहाँ समझने की कोशिश किया जाए, इसमें जो स्टेबिलिटी डिस्कस हो रही है, देखिए बेंजीन तो कॉमन है सब में, ठीक है, तो बेंजीन का डिस्कशन नहीं हो रहा, बेंजीन कॉमन है, ठीक है। तो बेंजीन के अलावा जो डबल बॉन्ड है, हम लोग उसकी स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है। समझ मेरी बात, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करे, बेंजीन कॉमन है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए, आपने ओपन किया तो ये समझ में आ गया, ये डबल बॉन्ड क्या है, या बेंजीन इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन है, ठीक है। कोई कहे सर इसमें हाइपर कंजुगेशन भी होगा, हाँ, इस डबल बॉन्ड के लिए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहाँ से बनेंगे, तो ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि इस बेंजीन के लिए ये अल्फा कार्बन भी हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस डबल बॉन्ड के लिए अगर हम सोचें, ध्यान समझिएगा, इस डबल बॉन्ड के लिए सोचें तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके अलावा हाइपर कंजुगेशन भी इसमें है। तो यहाँ पहले तो पॉइंट लिख लिया जाए रेजोनेंस, ये नहीं कि बेंजीन वाला रेजोनेंस, बेंजीन वाला रेजोनेंस तो सब में है, वो तो कॉमन है, ठीक है। इस बेंजीन का इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन है, इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम। हाँ, यहाँ ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो इसके रिलेटिव इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी ये डबल बॉन्ड किस सिस्टम से स्टेबलाइज कर रहा है अपने आप को, अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए जरा अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट किया जाए, इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी 2 2 4 और 4 3 7 हो जाएगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 हो गए, एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखा जाए इस डबल बॉन्ड के लिए फिर से देखा जाए तो अल्फा कार्बन यानी 2 2 4, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, एंड these pi bonds are stabilized by hyperconjugation only,
ठीक है। और जबकि यहाँ क्या है, आपका रेजोनेंस है। और साथ ही साथ आप इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं, 3 2 5, ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया, वो एडिशनल फैक्टर हो गया। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए सबसे स्टेबल हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, उसके बाद इन दोनों में बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर हम इसको समझाने की कोशिश करें। आपके पास ऐसा सिस्टम दिया हो, आराम से उसको ओपन करिए, बेंजीन कॉमन है, ठीक है। हम इस एल्कीन, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी का डिस्कशन किया जाए। तो यहाँ डबल बॉन्ड सीधे सीधे बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, सबसे स्टेबल हो गया ये सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है इस पाई बॉन्ड के साथ, लेकिन अब ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा। तो इस डबल बॉन्ड पे कंसंट्रेट किया जाए तो आप यहाँ से, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 7 की बात कर सकते हैं और अच्छा खासा हाइपर कंजुगेशन आपको मिल जाएगा। इस डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में आप 4 अल्फा हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, तो इसके तुलना में इसमें कम हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि सर ये बेंजीन के लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसको भी आप काउंट करिए तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया। नो डाउट अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन हम सिंपली क्या बात करना चाह रहे हैं, हम लोग इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी इसी के रिस्पेक्ट में ही निकालनी है, ठीक है। तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड के लिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग हटा के अनकॉमन फैक्टर के आधार पे डिस्कशन करेंगे। और देखा जाए, अच्छा एक चीज समझा जाए, अगर आप डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड का सिस्टम एक तो आपका इस टाइप से आपको मिल सकता है, या आप डबल बॉन्ड का सिस्टम इस टाइप से पा सकते हैं, या डबल बॉन्ड का सिस्टम इस टाइप से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट में डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड की बात करें तो 2 डबल बॉन्ड आपका 3 फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को कंजुकेटिव डाई-इन बोला जाता है, कंजुकेटिव डाई, कंजुकेशन में है, ठीक है। इसको आप आइसोलेटिव, ए डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, आपस में कोई कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आइसोलेटिव सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड है डबल बॉन्ड, आइसोलेटिव डाई-इन। और 2 डबल बॉन्ड लगातार अगर आते हैं तो उसको क्यूमुलेटिव सिस्टम बोला जाता है, दिस इज क्यूमुलेटिव डाई-इन, क्यूमुलेटिव डाई-इन, क्यूमुलेटिव डाई-इन, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव डाई-इन होते हैं वो बड़े अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम अगल बगल आ गया तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन। तो ड्यू टू रिपल्शन दिस सिस्टम इज वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ड्यू टू रिपल्शन between adjacent electron clouds, adjacent pi electron cloud, it is unstable, it is unstable, ठीक है। तो अगर हम लोग, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड ये 3 प्रकार से आ सकते हैं, या तो कंजुगेटिव सिस्टम होगा, या तो आइसोलेटिव सिस्टम होगा, एक डबल बॉन्ड का दूसरे से कोई मतलब नहीं, या तो लगातार होंगे, इसमें भी ये रेजोनेंस की कंडीशन तो नहीं है, उल्टा रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है 2 अगल बगल के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो स्टेबिलिटी में कंजुगेटिव सिस्टम ऊपर होगा, उसके बाद आपका आइसोलेटिव सिस्टम, आइसोलेटिव डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो क्या होते हैं, अनस्टेबल सिस्टम होते हैं, ये आपका अनस्टेबल,
ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे आए तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखा जाए, जैसे इसी में अगर एक क्वेश्चन दे हम आपको, चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करिए। देखिए ये आखिरी इफेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कुछ खास था नहीं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिए। तो हाइपर कंजुगेशन जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग उसका ओवरऑल एप्लीकेशन की बात शुरू कर देंगे। ओवरऑल एप्लीकेशन मतलब कहीं भी जो इफेक्ट्स आते हैं वो पूरे इफेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। जो जो इफेक्ट लग सकते हैं वो इफेक्ट लगते हैं, ठीक है। और उसके आधार पे हम लोग अपने रिजल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। उसके बाद हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। तो जितने भी एप्लीकेशन के पोर्शन हैं वो बड़ी तेज़ी से आप निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने काफ़ी टाइम लगाया आपको समझाने में ये इफेक्ट्स को, तो एक बार फिर से आप इसको रिवीजन मोड में रहिएगा और इनको बढ़िया से समझे रहिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, हाइपर कंजुगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे एप्लीकेशन से इसको समझा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो जो ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं उनको समझना और एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन एक मुश्किल फिनोमेना है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग याद रख के अपना काम चला लेते हैं कि भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअल में ऑर्बिटल डायग्राम कैसे इसको समझ सकते हैं या बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन एक लाइन का है, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट समझाया। अब इन चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करके अच्छे से इसको समझे रहिएगा। हाइपर कंजुगेशन पे जो भी असाइनमेंट है, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आपका काम ये बचता है कि भाई इनको रिवीजन मोड में बढ़िया से रखिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। देखा जाए इसमें मेरे ख्याल से आपने निकाल लिया होगा। देखा जाए ये तो आपका क्यूमुलेटिव डाई इन है और ये क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबिलिटी में ये तो सबसे पीछे गया। इसमें हमको रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है। हाँ, अच्छा, ये डबल बॉन्ड के लिए क्या ये अल्फा कार्बन है? नहीं, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। डबल बॉन्ड ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 है। यहाँ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है रेजोनेंस नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3 और इधर 3 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर कौन हो गया, ई हो गया, रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा। अब ये नहीं बोलिएगा सर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 5 है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई ये क्या है, प्राइमरीली इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है, इसकी स्टेबिलिटी का कारण रेजोनेंस है। इट इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम और रेजोनेंस इज़ अ वेरी पावरफुल इफेक्ट। रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ई हो गया, उसके बाद बी हो गया, ठीक है। हाँ, सी और डी में आपने कंपैरिजन किया, अब आप सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के आधार पर कंपैरिजन कर लीजिए। सी हो गया, उसके बाद डी हो जाएगा।
तो C हो गया, उसके बाद आपका D हो गया, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप आंसर निकाल लिए होंगे। सबसे स्टेबल E हो गया, उसके बाद B हो गया, फिर आपका C हो गया, फिर आपका D, फिर उसके बाद A इज हाईली अनस्टेबल क्यूमुलेटिव डाइइंग। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको मुश्किल सवाल दिया जाए, थोड़ा सा सोचना पड़े। जहां देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, अच्छा कहाँ सोचना है, कहाँ दिक्कत है, ये कम से कम आप समझ जाएंगे कि भाई सर हमको यहाँ दिक्कत समझ में आई। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये नहीं, पिन पॉइंट करना होगा कि भाई हमको दिक्कत कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। देखा जाए इसमें, अच्छा इसको नाम अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है 1 2 3 4, ये आपका क्या है, ब्यूट 1 इन है। ठीक है, या इसको अल्फा ब्यूटिलीन बोला जाता है, अल्फा ब्यूटिलीन। ठीक है, कॉमन नेम अल्फा ब्यूटिलीन, आईपीएससी में हमने बताया अल्फा ब्यूटिलीन। अच्छा सिस और ट्रांस एक टर्म होता है, ठीक है, जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होगा भी कि ये सिस्टम हमने क्या बनाया, सिस बनाया है, ट्रांस बनाया है। ठीक है, तो इसको बोला जा सकता है, ये आपका सिस हो गया ना, सिस बीटा ब्यूटिलीन। ठीक है, सिस बीटा ब्यूटिलीन। बीटा क्यों कह रहे हैं, जैसे आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ डबल बॉन्ड की हो गई और एक पॉसिबिलिटी यहाँ डबल बॉन्ड की हो गई, तो इसको अल्फा ब्यूटिलीन और ये अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो बीटा ब्यूटिलीन, और सिस हो गया है तो सिस बीटा ब्यूटिलीन, और ये तब क्या हो जाएगा, ट्रांस बीटा ब्यूटिलीन। ठीक है, और इसको बोला जाता है आइसोब्यूटिलीन, अभी बताया था, दिस इज आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरा सोचिए एक बार। अच्छा इसमें दिक्कत क्या समझने की कोशिश करिए, दिक्कत यहाँ आ रही है, अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें क्या आपका क्या है, 2 है, लेकिन इसमें देखिए आप ध्यान से, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6 है, तीनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 मिलेगा आपको। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना अब तक आपको आ गया होगा, ये नहीं कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, इसको आप सर्किल करेंगे और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो इससे अटैच होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन डिफाइन करेंगे। ये सब डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया तब कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, और रेजोनेंस कहीं है नहीं, हाइपर कंजुगेशन की बात सिर्फ करनी है। ठीक है, तो इसको समझा जाए। अच्छा एक चीज हम आपकी मदद कर दें, सिस और ट्रांस की अगर बात करें तो सिस और ट्रांस में ट्रांस को ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझा जाता है और ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। ठीक है, तो इसमें कभी जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर दिखे आपको और सिस और ट्रांस में कंफ्यूजन हो तो सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में बेटर पैकिंग होती है, वो सब चीज़ें आप बाद में समझेंगे, लेकिन देखने से भी लग रहा है कि भाई ट्रांस इज हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और सिमेट्री भी स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो पहले ही समझ लेते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, मोर स्टेबल देन सिस। इस बात को याद रखिएगा, सिमेट्री का फैक्टर होता है, तो ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज सेम। ठीक है,
तो ये तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बेटर पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में, तो आपका ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। तो यहाँ कन्फ्यूजन हट गया। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब इसको कैसे कंपेयर किया जाए इन दोनों से, लास्ट वाले को इन दोनों से कैसे कंपेयर किया जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, आप इसको इस पे मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, जो भी करिएगा, लेकिन इस पे मेहनत करिए, इसके कंक्लूजन तक जाइए और फिर उसको हम तो अभी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो थोड़ा काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे। आप एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा अपनी मेहनत कर लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा कि क्या एक्सप्लेन किया है सर ने। देखा जाए। अच्छा, मेन कंफ्यूजन क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई सबसे स्टेबल आपका क्या होगा, सबसे स्टेबल आपका ट्रांस वाला सबसे स्टेबल हो गया, ट्रांस वाला। उसके बाद आपका क्या हो गया, सिस हो गया, और लीस्ट स्टेबल क्या हो गया, पहला वाला। ठीक है, अल्फा ब्यूटलीन। ठीक है, और ये आपका क्या था, बीटा ब्यूटलीन में। ठीक है, अब हमको कंफ्यूजन बस यही हो रहा है कि भाई आइसोब्यूटलीन को कहाँ रखा जाए स्टेबिलिटी में, बस यही कंफ्यूजन है। तो उसको दूर किया जाए, तो उसको दूर करने का उपाय क्या है। देखिए, बहुत कुछ नहीं होता, आप चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करिए, उसको ड्रॉ करिए। जैसे अभी अभी हमने आपको क्या बताया, हाइपर कंजुगेशन सिखाया, तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आइसोब्यूटलीन की बात हो रही है, आइसोब्यूटलीन। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम डीलोकलाइज कराएं, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लें। अच्छा, हम एक ही बनाएंगे, उसके आधार पे हम लोग प्रेडिक्ट कर देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया, C हो गया, H+ हो गया, यहाँ आपका H2 है, यहाँ आपका CH3 है, और यहाँ क्या है, CH2- है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमने इसका क्या बना दिया, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे ही 3 यहाँ से बन जाएंगे, 3 नीचे से बन जाएंगे, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बार इधर का H+, एक बार नीचे का H+। ठीक है, तीनों H+ बारी बारी से हम लोग दिखा लेंगे, और ऐसे 3 बार स्ट्रक्चर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, 3 बार यहाँ डबल बॉन्ड, और कार्बन पे ऐसे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अच्छा, सिस और ट्रांस में एक बार ट्रांस का मान लीजिए हम बना देंगे। ठीक है, सिस का आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम ट्रांस की बात करें, जो कि सिस से ज्यादा स्टेबल था, ध्यान समझिएगा, एपी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, C डबल बॉन्ड, यहाँ आपका H+, यहाँ आपका H2। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिस्टम में कहीं भी आपको H+ नहीं मिल रहा है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक है, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये आपका CH3। ठीक है, ये इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, एक CH बॉन्ड से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर वैसे बना, फिर दूसरे से बन जाएगा, वही तीसरे से बन जाएगा, वैसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे। और फिर जितना आपने इधर से बनाया उतना ही आप इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप डीलोकलाइज कराइए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आप बना ले जाएंगे, कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ क्वालिटी ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, क्योंकि कार्बनाइन का डिस्कशन हुआ नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसको कार्बनाइन बोला जाता है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर है, ठीक है, तो सिस्टम तो अनस्टेबल है ही, हमने बताया था चार्ज अनस्टेबिलिटी का कारण होता है। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ अगर आपने CH3 लगाया है, तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है बाय इट्स प्लस आई इफेक्ट। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट अगर है,
तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, तो इस सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और अगर हम बोले कि नहीं हम एक और CH3 लगा दें, एक और CH3 लगा दें, ठीक है, और यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों CH3 मिलके क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, निगेटिव चार्ज था, लोकलाइज निगेटिव चार्ज था, और क्या हो गया अब, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई बाई इट्स प्लस आई इफेक्ट। तो इसके कारण सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, उससे जितना ज़्यादा आप एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे वो प्लस आई लगा के उसको उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। आगे चल के डिग्री डिफाइन करेंगे तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे चल के समझेंगे। तो इसका मतलब अभी सिंपल बात समझा जाए, CH3 का लगना इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण इस निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है और इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यहां देखा जाए, यहां जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और ये CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से यहां निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, समझ में आ रही बात, प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि आप यहां देखिए, यहां वही CH3 क्या है, दूरी पे है, ठीक है। तो जब ये CH3 दूर हो गया तो क्या इस CH3 का प्लस आई का पावर यहां पहुंच पाएगा, बहुत कम पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दूर है, और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट तेजी के साथ घटता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग सिंपली बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, और 2 डिग्री कार्बन आयन अनस्टेबल होता है क्योंकि उस पर जो अल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगा के उसको अनस्टेबल कर देते हैं। तो यहाँ सिंपली दूसरे तरीके से समझा जाए, ये CH3 डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्लस आई भेजेगा, ज़्यादा प्लस आई पहुँचेगा क्योंकि बगल में है, इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज पहले से था, चार्ज इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में ये CH3 क्या है, दूर है, तो ये रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में क्या है, स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल। इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि, या बेटर टर्म क्या लिखा जाता है कि दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। डिग्री वगैरह आप समझ रहे होंगे, डिग्री कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री, और इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बन आयन। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये सब चीजें बाद में हालांकि लिखेंगे हम लोग। तो इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी क्वालिटी बेटर होगी इन कंपैरिजन टू 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन सिस और ट्रांस ब्यूटोइन। समझ में आ रही बात, सिस और ट्रांस दोनों में ही आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 डिग्री कार्बन आयन आएगा, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू दिस 1 डिग्री कार्बन आयन सिस्टम, ठीक है। यानी सबसे स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल हो जाएगा आपका आइसोब्यूटिलीन। उसके बाद ट्रांस का नंबर आएगा, उसके बाद सिस का नंबर आएगा, उसके बाद अल्फा ब्यूटिलीन का नंबर। ये आपका बीटा ब्यूटिलीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, वाई आइसोब्यूटिलीन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस और ट्रांस बीटा ब्यूटिलीन, ठीक है। तो पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन आपके सेम हो गए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन जब 6 हो गए तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिस बिकॉज ऑफ सिमेट्री फैक्टर। लेकिन यहाँ आपने हाइपर कंजुगेशन बनाया तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में यहाँ जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो लेस डिस्टेबलाइज है बाय दिस CH3, या हम कहें कि 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है इसमें, और इसमें 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है, यानी इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी कम है इन कंपैरिजन टू आइसोब्यूटिलीन। सो आइसोब्यूटिलीन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस और ट्रांस बीटा ब्यूटिलीन। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया।
ठीक है। तो यानी एक टॉपिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया एल्कीन। एल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल होगा उसको हम लोग ने समझा। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे आती है, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करके कैसे स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे, ठीक है। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, इसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं। और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन आएगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन दोनों होगा तब कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव आइसोलेटिव कंजुगेटिव सिस्टम क्या होते हैं, ठीक। और जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा तब पर भी ऐसा केस बन सकता है जहां कंपैरिजन की बात हो सकती है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी की भी बात की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।